हेलो एंड वेलकम इन फार्मा पीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है माइक्रोमेरेटिक्स। सबसे पहले हम माइक्रोमेरेटिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। तो देखो, माइक्रो मतलब छोटा, मेरेटिक्स मतलब पार्टिकल। तो हम माइक्रोमेरेटिक्स के अंदर क्या करते हैं, पार्टिकल की साइज़, पार्टिकल का शेप और पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टिकल का एरिया, इन चारों के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मतलब माइक्रोमेरेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम पार्टिकल का साइज, पार्टिकल का शेप और पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और पार्टिकल का सरफेस एरिया, इन चारों के बारे में हम स्टडी करते हैं। क्योंकि ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने फार्मास्यूटिक्स में। जब किसी ड्रग का पार्टिकल यूज़ करते हैं तो उनमें इन सब चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसी को बोलते हैं माइक्रोमेरेटिक्स। एज ए इंफॉर्मेशन कुछ और भी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि टैबलेट में जो ग्रेन्यूल्स यूज होते हैं उनकी जो साइज़ होती है वो 400 से 800 माइक्रो होती है। ये आपको याद रखना है, माइक्रोमीटर। ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी टैबलेट के अंदर। इसके बाद हम जो ये ग्रेन्यूल है उसके अंदर हम फाइन पार्टिकल भी मिक्स करते हैं। फाइन पार्टिकल क्यों मिक्स करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी अच्छी हो। जैसे एक बड़ा पार्टिकल, उसके बीच में छोटा पार्टिकल, ग्रेन्यूल के बीच में छोटे छोटे पाउडर हमने डाले, जिससे क्या कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाती है। और इसके बाद जो हेट्रोजीनियस पाउडर रहता है, जैसे एक बड़ी साइज़ का पार्टिकल, एक छोटी साइज़ का, फिर एक बड़ी छोटी का, इसका हमेशा जो फ्लो प्रॉपर्टी रहती है हमेशा अच्छी रहती है कंपेयर टू होमोजीनियस पार्टिकल। तो ये कौन से याद रखना, कई बार एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाएगा, हमें लगेगा होमोजीनियस की फ्लो प्रॉपर्टी ज़्यादा रहेगी, बट उसके बीच में स्पेस, एयर आ जाती है, पोरोसिटी हो जाती है। पोरोसिटी की वजह से क्या होता है कि उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होती। बट ये जो छोटे पार्टिकल, बड़े पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिक्स रहते हैं, इनकी फ्लो प्रॉपर्टी हमेशा अच्छी होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि माइक्रोमेरेटिक में हम पार्टिकल का साइज, शेप, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्टिकल का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, जैसे ये पार्टिकल है, इसके सराउंडिंग ये पूरा जो एरिया है इसको सरफेस एरिया बोलते हैं। तो सरफेस एरिया किससे मेजर करते हैं, तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट, जिसमें पहला है वो है सॉफ्टोमीटर, दूसरा है गैस एब्जॉर्प्शन मीटर, तीसरा है एयर परमेबिलिटी। इन तीनों मेथड के नाम आपको याद होने चाहिए। ये तीनों मेथड कहाँ यूज होते हैं, पार्टिकल की सरफेस एरिया मेजर करने में। अब देखो, सरफेस एरिया छोटा रहेगा, मतलब ज़्यादा रहेगा पार्टिकल का, तो जो सॉल्वेंट रहता है, जो डिजोल्यूशन में अपने अंदर स्टोमक में जो सॉल्वेंट मिलेगा पार्टिकल को, तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो उसको सॉल्वेंट का कॉन्टेक्ट ज़्यादा रहेगा। सॉल्वेंट कॉन्टेक्ट ज़्यादा रहेगा तो क्या, पार्टिकल का डिजोल्यूशन, मतलब डिजोल्यूशन अच्छा होगा, डिसइंटीग्रेशन भी अच्छा होगा। तो याद रखना, जितने छोटे पार्टिकल रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, इनका सरफेस एरिया हमेशा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू ये बड़े टाइप के पार्टिकल रहते हैं। इनके कंपेयर में क्या है, छोटे पार्टिकल का हमेशा सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है। इसलिए फाइन पार्टिकल यूज करते हैं अगर किसी ड्रग का डिजोल्यूशन सरफेस एरिया इंक्रीज करने से बढ़ता है तो। जैसे ये ड्रग है, ये हाइड्रोफिलिक नेचर की है। स्टोमक में पता, आप पानी वगैरह पीते हो तो हाइड्रोफिलिक नेचर रहता है। तो हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है उसके पार्टिकल बहुत फाइन कर लेंगे, ताकि क्या है कि पार्टिकल का सरफेस एरिया बढ़ जाए टोटल, तो वाटर कांटेक्ट हो जाएगा। इस वाटर कांटेक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो डिसोल्यूशन या डिसइंटीग्रेशन भी अच्छा होगा। जैसे इसका उल्टा, सपोज करो कि कोई ऐसा एपीआई है जिसका क्या है कि हाइड्रोफोबिक नेचर का एपीआई है, मतलब वाटर की प्रेजेंस में क्या है, जिसकी डिसोल्यूशन और जो डिसइंटीग्रेशन प्रॉपर्टी कम हो जाती है, वाटर से वो पार्टिकल भागता है। तो उस केस में अगर हम इसका पार्टिकल साइज छोटा कर लेंगे, छोटे छोटे, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो ये क्या है, जैसे वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो इसका डिसोल्यूशन कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि एपीआई का नेचर क्या है, तभी हम सरफेस एरिया क्या करते हैं, कम करते हैं या बढ़ाते हैं। तो पार्टिकल सरफेस एरिया कैसे पता करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि पार्टिकल साइज़ कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो ये 4 मेथड है, चारों के नाम पहले याद रखो, किस मेथड के अंदर क्या क्या होता है, बाद में वो याद करेंगे। तो पहला जो मेथड है वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मेथड। इसमें क्या करेंगे, हम पार्टिकल को माइक्रोस्कोपी के अंदर रखेंगे, उसका डायमेंशन चेक करेंगे, उससे हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं। 500-600 पार्टिकल का माइक्रोस्कोपी से एक डायमेंशन निकाल के हम 2D स्टडी करते हैं, फिर हमें एक आइडिया लगता है कि पार्टिकल की साइज़ क्या है। इसके बाद दूसरा जो मेथड है वो है सीविंग मेथड। तो हम डिफरेंट टाइप की सीव यूज करेंगे, बहुत टाइप की सीव आती है, नंबर आते हैं सीव के, 100 नंबर की सीव, 20 नंबर की, 30 नंबर की सीव।
तो जिस सीव में पास होगी तो उसके बेसिस में हमें पता चल जाएगा कि ये जो ड्रग, ये जो भी एपीआई इस सीव नंबर से पास हो चुके हैं, तो इसके पार्टिकल की साइज़ क्या है ये भी हमें पता चल जाएगी। ये बड़ा इजी मेथड है, बट इसमें जो रिजल्ट आता है वो करेक्ट नहीं रहता। अभी हम जैसे इसके बारे में भी देखेंगे। इसके बाद सेडिमेंटेशन मेथड, तो इसमें एक एंडरसन पिपेट लेते हैं, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल, बड़े बड़े पार्टिकल पहले से एडमिट हो जाते हैं, फिर छोटे छोटे होते हैं। तो उसके बेसिस में हमें आइडिया लगता है कौन सा पार्टिकल की क्या साइज है, तो कितना पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बेसिस पे भी हम साइज का पता करते हैं। चौथा जो मेथड है वो काउंटर करंट मेथड। तो इसमें क्या करते हैं ये सब अभी हम आगे देखने वाले हैं, पर चारों मेथड आपको याद होने चाहिए। चारों मेथड यूज की जाता है पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन में। अब हम 1 बाय 1 करके सारे मेथड अच्छे से देखेंगे। तो पहला जो मेथड है वो है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मेथड। तो हम केस में ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, पार्टिकल को देखते हैं कितना छोटा पार्टिकल है, फिर उससे हम एक आइडिया लगाते हैं, हम उसका साइज़ मापते हैं। तो ये मेथड के अंदर माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। तो देखो ये 0.2 से 100 माइक्रोमीटर के जो पार्टिकल रहते हैं इनकी साइज़ भी माप सकते हैं। मतलब सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल को भी हम उसका साइज़ चेक कर सकते हैं। और ये जो मेथड ज़्यादातर यूज किया जाता है सस्पेंशन और इमल्सन के जो पार्टिकल या ग्लोब्यूल्स होते हैं उनके साइज डिटरमाइन करने के लिए। अब इसकी लिमिटेशन है, इस मेथड की क्या लिमिटेशन है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन ही हमें साइज़ का इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे ये पार्टिकल है तो हमें या माइक्रोस्कोपी से ऊपर से ये वाली डायमेंशन ही देखेंगे, नीचे से कितना लंबा है वो नहीं देख पाएंगे। दूसरा है कि ये इसकी जो एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं तो कम से कम 500 पार्टिकल का हमें उसका साइज़ चेक करना पड़ता है। इसके बाद हम एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं। और इसके बाद तीसरा इसका लिमिटेशन है कि टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, कब हम 500 पार्टिकल एक साथ साइज मेजर करेंगे। इसके बाद सेकंड मेथड वो सीविंग मेथड। तो डिफरेंट टाइप की सीव यूज करते हैं, 5-10 सीव एक साथ यूज़ करते हैं, ऊपर वाले सीव में पाउडर डालते हैं, फिर सीव वाइब्रेट करेगी, जिससे क्या है जिस साइज़ का जो पार्टिकल होगा उस सीव के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, छोटा छोटा होगा, सब लास्ट में नीचे चला जाता है पाउडर। तो इस बेसिस पे हम पाउडर को सेपरेशन भी करते हैं, उसके साथ साथ हम उसका साइज़ भी डिटरमाइन करते हैं। तो इसके अंदर हम जो साइज़ डिटरमाइन करते हैं वो 50 से 1500 माइक्रो, मतलब इसके अंदर हम मतलब थोड़ा बड़े पार्टिकल होते हैं उन्हीं का ही साइज़ हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो 2 माइक्रो, पर यहाँ 50 से 1500। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन की जो आई है वो कौन सा छोटी साइज़ का पार्टिकल देख सकती है, तो 50 माइक्रो। अगर 50 माइक्रो से छोटा पार्टिकल है तो हमारी ह्यूमन आई नहीं देख पाएगी। तो याद रखना ह्यूमन आई जो देख पाएगी उसी को तो हम सीव से इजीली निकाल पाते हैं। इसके बाद लिमिटेशन देखो क्या होता है, सीव वाइब्रेट करती है, बहुत सारी ऐसी सीव लगी रहती है इस टाइप की ऊपर पाउडर लगा रहता है ऐसा। तो इस सीव वाइब्रेट करेगी तो अंदर पाउडर से जाएगा, तो उसमें क्या अट्रीशन होगा, एक दूसरे टकराएगा, फ्रिक्शन लगेगा, जिससे क्या होगा कि कुछ पार्टिकल बड़े होते हैं बाद में छोटे हो जाते हैं अट्रीशन की वजह से। तो इसके अंदर में भी रिजल्ट फॉल्स हो सकता है। तीसरा जो मेथड है वो है सेडिमेंटेशन मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं, हम एंडरसन पिपेट लेते हैं, इस पिपेट के अंदर पार्टिकल को फ्लो कराते हैं। जो पार्टिकल बड़े साइज़ का वो पहले नीचे आ जाता है, फिर छोटे साइज़ का इस तरह से अरेंजमेंट हो जाता है। तो जहाँ पे एक पर्टिकुलर हमारे पास एक बेंचमार्क रहता है, वहाँ ज़्यादा पार्टिकल जो डिपॉजिट हो रहे हैं तो हम एवरेज मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल ये जो पाउडर है इसके अंदर पार्टिकल की साइज़ ये वाली होती है। तो इतना सब नहीं पूछेंगे, ये मेथड यूज किया जाता है इमल्सन और ग्लोब्यूल्स, इमल्सन के जो पार्टिकल और सस्पेंशन के पार्टिकल और इमल्सन के ग्लोब्यूल की साइज डिटर्मिनेशन में जैसे माइक्रोस्कोपी मेथड यूज किया जाता है वैसे इसको भी यूज किया जाता है। इसकी रेंज क्या है, ये 1 to 200 माइक्रो के पार्टिकल का साइज ये डिटरमाइन कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। इसके बाद इसके अंदर हम एंडरसन पिपेट यूज करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है एंडरसन पिपेट किस मेथड में यूज की जाती है, तो वो सेडिमेंटेशन मेथड में यूज की जाती है। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं सेडिमेंटेशन रेट भी कैलकुलेट करते हैं, मतलब पार्टिकल ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा रहा है। तो टाइम और सेडिमेंटेशन रेट की बेसिस पे पार्टिकल का साइज डिटरमाइन करते हैं। तो इससे ज़्यादा अपने को नहीं पता होना चाहिए। हाँ, पर ये रेंज जरूर याद रखनी चाहिए कि 1 to 200 माइक्रोमीटर के पार्टिकल हम चेक कर सकते हैं। सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा मेथड से चेक किया जाता है, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, जो हमने 0.2 देखा। इसके बाद जो चौथा मेथड है वो काउंटर करंट मेथड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं,
हम पार्टिकल का वॉल्यूम भी डिटरमाइन करते हैं, पार्टिकल का साइज भी दोनों डिटरमाइन करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि भाई कौन से मेथड से हम पार्टिकल का वॉल्यूम और पार्टिकल का साइज दोनों डिटरमाइन करेंगे। तो है काउंटर करंट मेथड। इसके अंदर हम 0.5 से 500 माइक्रो तक के पार्टिकल की साइज डिटरमाइन कर सकते हैं। और इस मेथड को हम आल्सो कॉल कंडक्टिविटी मेथड। अब होता क्या है कि इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट रहता है, अंदर इस टाइप का एक रोड लगी रहती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो पार्टिकल इसी या छोटा सा मतलब एक छेद रहता है, तो वहाँ से पार्टिकल मूव करता है। उससे बेसिस पे हम कितना पार्टिकल ट्रेवल करता है कंडक्टिविटी से, तो इसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, पार्टिकल साइज डिटरमाइन करते हैं। बट ये सब कोई नहीं एग्जाम पूछेगा आपको। काउंटर करंट मेथड किसका है, वो पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन का है। कौन सी रेंज का वो पार्टिकल साइज जो मेजर करता है, तो 0.5 से 500। पार्टिकल साइज के साथ पार्टिकल वॉल्यूम भी पता करता है, तो वो काउंटर करंट मेथड है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आपको याद रखना है कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी सबसे छोटे छोटे पार्टिकल को भी डिटरमाइन करता है। फिर काउंटर करंट, फिर आपका सेरमिटेशन है, फिर आपका सीविंग मेथड है। तो इस बेसिस पे भी आप अरेंज करके याद कर सकते हो। अब हम डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी पाउडर की डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसकी फ्लो प्रॉपर्टी या फिर उसके अदर जो करेक्टर रहते हैं उनमें डेंसिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो पहले देखेंगे डेंसिटी बोलते किसको है। तो देखो, डेंसिटी मतलब वेट है पर वॉल्यूम में, तो उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। मतलब उस पर्टिकुलर पाउडर का कितना वेट कितने वॉल्यूम के अंदर आता है, वो होता है डेंसिटी। जैसे एक एपीआई है प्रोजेस्टेरोन, तो उसको आप 100 kg प्रोजेस्टेरोन लोगे तो आपको 5-6 बड़े बड़े ऐसे मतलब पॉलीबैग में मिलेगा। यही अगर आप दूसरा कोई एपीआई पैरासीटामोल जैसा लोगे 100 kg, तो मे बी वो एक ही बैग के अंदर आ जाएगा। तो मतलब इसका क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है, कम वॉल्यूम में मैक्सिमम वेट आ गया। यहाँ क्या है, इस केस में इसकी डेंसिटी थोड़ी कम है। तो जैसे एग्जांपल है, डेंसिटी क्या है, वेट पर वॉल्यूम। अब डेंसिटी भी 3 टाइप की रहती है। तो पहली ट्रू डेंसिटी, फिर है ग्रेन्यूल डेंसिटी, फिर है बल्क डेंसिटी। तीनों के नाम याद रखो पहले। अब हम देखेंगे ट्रू डेंसिटी। तो देखो, डेंसिटी डी, मटेरियल का वेट जो अपना पार्टिकल को सेम रहेगा, नीचे वॉल्यूम। तो ये जो ट्रू डेंसिटी में जो ये वॉल्यूम रहता है, ये जो पार्टिकल का खुद का जो वॉल्यूम है, सराउंडिंग वाला पूरा वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम यूज होता है एक्चुअल वॉल्यूम पार्टिकल का, उससे अपने को डेंसिटी जो मिलती है वो है ट्रू डेंसिटी। इसी तरह हम देखेंगे ग्रेन्यूल डेंसिटी। अब हम देखेंगे ग्रेन्यूल डेंसिटी के बारे में। तो देखो, ग्रेन्यूल डेंसिटी में क्या होता है, ये भी डेंसिटी होती है, मास पार्टिकल का सेम रहता है, बट इसके अंदर जो वॉल्यूम रहता है वो कौन सा लेते हैं। एक तो ये पार्टिकल खुद का एक्चुअल वॉल्यूम, कई बार क्या पार्टिकल टेढ़े मेढ़े भी होते हैं, तो ये जो स्पेस आ गया, इंट्रा स्पेस आ गया, या फिर कई बार क्या होता है पार्टिकल के अंदर ऐसे पोर रहते हैं छोटे छोटे, इस पोर का भी वॉल्यूम हम कंसीडर करते हैं। मतलब यहाँ वॉल्यूम थोड़ा बढ़ रहा है। एक्चुअल पार्टिकल में क्या रहता था, ट्रू डेंसिटी में उसका पार्टिकल खुद का वॉल्यूम रहता था, बट इस केस में क्या हो रहा है, ये एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, पोर है, इनका भी हम वॉल्यूम लेते हैं। तो ये इंट्रा वॉल्यूम भी लेते हैं, पोर का वॉल्यूम, जिससे जो अपने को वॉल्यूम मिलता है वो हम डिवाइड करते हैं मास से, तो अपने को ग्रेन्यूल डेंसिटी मिलती है। तो आपको पता है जो ग्रेन्यूल्स यूज किए जाते हैं आपको टैबलेट बनाने में, थोड़े बड़े बड़े साइज़ के रहते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं, एयर स्पेस रहती है, वो उसका वॉल्यूम भी हम कंसीडर करते हैं। अब हम देखेंगे बल्क डेंसिटी के बारे में। तो बल्क डेंसिटी भी तो देखो, बल्क डेंसिटी में क्या, मास पहले वही लेंगे, यहाँ डेंसिटी मिलती है, अब यहाँ वॉल्यूम कौन सा लेंगे। तो देखो, बल्क के अंदर क्या करते हैं, वॉल्यूम हम कौन सा लेते हैं, इंटर एंड इंट्रा पार्टिकल दोनों वॉल्यूम लेते हैं। एक तो छोटे छोटे इंटर मतलब इस पार्टिकल के अंदर छोटे छोटे स्पोर, इसका भी वॉल्यूम, प्लस दो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है, ये इस स्पेस को भी हम कंसीडर करते हैं। तो इनडायरेक्टली हो क्या रहा है, ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये अपने को फाइनली कौन सी मिलती है, बल्क डेंसिटी मिलती है। इसके अंदर इंट्रा सारा वॉल्यूम लेते हैं, पूरा पार्टिकल का वॉल्यूम लेते हैं, पार्टिकल के बीच के स्पेस वाला भी वॉल्यूम लेते हैं। तो देखो, यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपको पता है डेंसिटी हमेशा कम होगी। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूँ कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, तो ट्रू डेंसिटी रहेगी, फिर ग्रेन्यूल, फिर बल्क डेंसिटी। तो क्या है, मास तो सब में सेम रह रहा है, ओनली वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है। ट्रू का में ट्रू पार्टिकल खुद का वॉल्यूम रहेगा, ग्रेन्यूल में क्या रहेगा, पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में जो स्पोर उसका भी वॉल्यूम यूज करते हैं। और बल्क में क्या करते हैं, इंट्रा पार्टिकल दोनों देखते हैं, मतलब दो पार्टिकल के बीच का और उस पार्टिकल के अंदर स्पोर उसका भी वॉल्यूम लेते हैं।
तो बल्क डेंसिटी हमेशा थोड़ी कम रहती है कंपेयर टू ट्रू डेंसिटी। तो आपको डेंसिटी के बारे में पता चल गया। तो अगर अभी हमने पढ़ा कि ट्रू डेंसिटी में हम पार्टिकल खुद का वॉल्यूम लेते हैं, ये पार्टिकल है, इसका खुद का कितना वॉल्यूम है, इस पार्टिकल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, वो हम वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। तो हम ये वॉल्यूम किससे चेक करते हैं? जब हमें वॉल्यूम पता चलेगा तभी तो हम ट्रू डेंसिटी माप पाएंगे, क्योंकि ये पार्टिकुलर वेट तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बट वॉल्यूम पता करने के लिए कुछ तो इंस्ट्रूमेंट रहेगा ना। तो देखो, अगर पार्टिकल आपका पोरस है, बीच में छोटे छोटे से पार्टिकल के अंदर भी छोटे छोटे पोर है, तो उसके लिए हम हीलियम पिक्नोमीटर यूज करते हैं। पहले तो आप याद रखना, डेंसिटी मापी जाती है किससे? पिक्नोमीटर से। तो ये आपको पता हो गया। पिक्नोमीटर से हम क्या करते हैं? ओनली वॉल्यूम चेक करते हैं, मास तो हमें पता चल ही जाता है और फिर हमें डेंसिटी इजीली निकल जाती है हमसे। तो देखो, पिक्नोमीटर, हीलियम पिक्नोमीटर में क्या होगा, इसमें हम जो वॉल्यूम चेक करने के लिए हम हीलियम गैस का यूज़ करेंगे। तो ये गैस है, ये गैस क्या करेगी, ये जो पार्टिकल है इसके बीच के अंदर छोटे छोटे स्पोर हैं, वहाँ भी चली जाएगी। अब ये जो पार्टिकल इन दोनों के बीच में भी गैस चली जाएगी, तो ये पूरा जो वॉल्यूम है एक्चुअल पार्टिकल का, वो पूरा कैलकुलेट करके देगी। तो इसीलिए ट्रू डेंसिटी में हम पिक्नोमीटर कौन सा यूज़ करते हैं? हीलियम पिक्नोमीटर। अगर आपका पार्टिकल नॉन पोरस है, मतलब इस पार्टिकल के अंदर कोई पोर नहीं है, ऐसे पार्टिकल एक दूसरे से अलग है, दो पार्टिकल, पर इस पार्टिकल के अंदर कोई पोर नहीं है, तो उसके लिए हम लिक्विड डिस्प्लेसमेंट पिक्नोमीटर यूज करते हैं। तो यहाँ छोटा कोई लिक्विड यूज करेंगे, मर्क्यूरी जैसा, वो इसके बीच में आएगा और फिर वो क्या करेगा, वो लिक्विड कितना यूज़ हुआ उसके बेसिस में हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा पार्टिकल का। तो नॉन पोरस के लिए लिक्विड डिस्प्लेसमेंट पिक्नोमीटर, और ट्रू डेंसिटी के लिए कौन सा? हीलियम। पोरस सॉलिड होते हैं तो उसमें हीलियम पिक्नोमीटर यूज किया जाता है। इसके बाद ग्रेन्यूल डेंसिटी, तो बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स रहते हैं, तो ग्रेन्यूल्स के बीच में क्या रहता है, ये स्पेस रहता है ये वाला, तो ये इसका वॉल्यूम चेक करना अपने को पूरा। तो इसके लिए मर्क्यूरी डिस्प्लेसमेंट पिक्नोमीटर यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम बल्क डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, जो अभी पीछे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बल्क डेंसिटी क्या है? वेट ऑफ पाउंडर, इसके बाद नीचे हमेशा बल्क वॉल्यूम आएगा। अगर मैं ट्रू डेंसिटी बोलूँ तो वेट ऑफ पाउंडर, नीचे ट्रू वॉल्यूम आ जाएगा। ग्रेन्यूल का पूछूँ तो नीचे ग्रेन्यूल वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी को। अब हम पोरोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो पोरोसिटी नाम से पता चल रहा है, पोरस मतलब छोटे छोटे पार्टिकल के बीच में स्पेस कितना है, पार्टिकल एक दूसरे से कितने दूर है, उसको बोलते हैं पोरोसिटी। और पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या है? तो देखो, वॉइड वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम। तो वॉइड वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100, ये क्या है? पोरोसिटी। पोरोसिटी हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है। अब ये वॉइड वॉल्यूम क्या है ये देखेंगे, फिर बल्क वॉल्यूम क्या है ये देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले देखेंगे ट्रू वॉल्यूम। तो ट्रू वॉल्यूम नाम से पता चल रहा है कि जो पार्टिकल है, जो अपना मटेरियल है, उसका खुद का जो वॉल्यूम है, उसने खुद ने कितना वॉल्यूम कवर किया है, वो है पार्टिकल का ट्रू वॉल्यूम। अब बल्क वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो जो ट्रू वॉल्यूम है प्लस वॉइड वॉल्यूम, मतलब ये पार्टिकल खुद का वॉल्यूम प्लस ये दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है, इसको वॉइड बोलते हैं। तो इस वॉइड को भी हमने कवर कर लिया। तो इस पार्टिकल खुद का वॉल्यूम प्लस वॉइड वॉल्यूम बराबर क्या? बल्क वॉल्यूम। नाम से पता चला बल्क, मतलब पार्टिकल भी आ गया, उसके साथ एक्स्ट्रा जो चीज़ें वो भी आ गई। अब हम देखेंगे वॉइड वॉल्यूम क्या है, तो इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो देखो, ये ट्रू वॉल्यूम माइनस कर लेंगे बल्क वॉल्यूम से, तो हो जाएगा अपना वॉइड वॉल्यूम। देखो, यहाँ मैंने गलत लिख लिया है। तो होता क्या है कि इस इधर आना चाहिए ट्रू वॉल्यूम, बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या? वॉइड वॉल्यूम। मतलब बल्क वॉल्यूम में जो पार्टिकल खुद का जब हम जो वॉल्यूम है उसको माइनस कर लेंगे, तो पीछे क्या बचा? जो पार्टिकल के बीच के स्पेस वाला वॉल्यूम वो बचा, उसी को क्या बोलते हैं? वॉइड वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या बोल रहा है? वॉइड वॉल्यूम, जो पार्टिकल के बीच वाला वॉल्यूम है वो, अपॉन बल्क वॉल्यूम, मतलब सारा जो वॉल्यूम, मल्टीप्लाई 100 इज ए पोरोसिटी। अब इस वॉइड वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ? वॉइड वॉल्यूम क्या है? बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम। तो ऐसे भी ऊपर में लिख सकता हूँ फॉर्मूले में। तो कई बार एग्जाम में इस तरह से ये फॉर्मूला दिया रहता है। तो ये वॉइड वॉल्यूम ही है, वॉइड वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या? बल्क वॉल्यूम माइनस वॉइड वॉल्यूम। सॉरी, ये वापस ये गलत लिख लिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या है? वॉइड वॉल्यूम है। तो वॉइड वॉल्यूम क्या? बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम। यहाँ पे ट्रू वॉल्यूम आएगा, ट्रू वॉल्यूम। तो ये क्या है? पोरोसिटी का फॉर्मूला है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है तो उसमें दिया रहता है बल्क वॉल्यूम, फिर उसके बाद दिया रहता है ट्रू वॉल्यूम। अब बोलते हैं पोरोसिटी कैलकुलेट करो, तो इजीली कर सकते हैं माइनस वगैरह करके। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे ट्रू वॉल्यूम आएगा, तभी अपने को वॉइड वॉल्यूम मिलता है। कई बार ये बल्क वॉल्यूम यहाँ हम एक लिख लेते हैं, 1 माइनस वॉइड वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100
इक्वल्स टू, ये है पोरोसिटी। ये भी कई बार फॉर्मूला आता है क्योंकि बल्क को हमने अपन मान लिया। तो इस तरह से फॉर्मूला चेंज होता रहता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए आपका ट्रू वॉल्यूम, तभी अपने को वॉइड वॉल्यूम मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे पोरोसिटी का इम्पोर्टेंस क्या है। पोरोसिटी की जो रेंज रहती है वो 30 से 50 के बीच में होनी चाहिए पाउडर की। अगर अपने को फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी चाहिए किसी पाउडर की, आपको पता है जब टेबलेट बनते हैं तो ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो ग्रेन्यूल्स इस तरह से होपर से नीचे गिरते हैं। तो ये जब अच्छे से नीचे गिरेंगे तब क्या होगा कि टेबलेट अच्छे से बनेगी। अगर ये अच्छा इनका फ्लो नहीं रहेगा तो टेबलेट में वेट वेरिएशन आ जाएगा। इस तरह कोई भी पाउडर का जो फ्लो प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो जो भी पाउडर उसकी अगर पोरोसिटी 30 से 50 के बीच में तो मतलब उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी है। 30 से कम है इसका मतलब क्या हुआ, पाउडर बहुत ज़्यादा क्लोज पैक है, मतलब उसकी पोरोसिटी बहुत कम है। अगर 50 से ज़्यादा है तो पोरोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब पाउडर बहुत लूज़ है, ऊपर से नीचे गिरने में टाइम लगाएगा, समझा। तो इस तरह से अपने को याद रखना है, रेंज होनी चाहिए 30 से 50 के बीच में। 30 से कम होगी तो क्लोज होगा पाउडर काफ़ी, 50 से ज़्यादा होगा तो लूज़ पाउडर होगा जो जल्दी फ्लो अच्छे से नहीं करेगा। जितनी ज़्यादा पोरोसिटी उतनी फ्लो प्रॉपर्टी क्या है, कम होती है। पोरोसिटी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द, नीचे लिखा हुआ है, डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन के लिए। अगर पोरोसिटी में चेंज होता है तो डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन दोनों ही चेंज हो जाते हैं पैरामीटर। और कई बार टेबलेट के केस में वेट वेरिएशन भी हो जाता है। अगर पोरोसिटी कई बार ज़्यादा होती है तो वेट कम हो जाएगा, जब पोरोसिटी ज़्यादा होगी तो वेट बढ़ भी जाएगा। अब हम देखेंगे कौन से वो फैक्टर हैं जो पार्टिकल की फ्लो प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं। तो पार्टिकल का साइज, तो पार्टिकल का साइज़ क्या है, जो बड़े पार्टिकल है बहुत ईजीली नीचे फ्लो हो जाते हैं, ग्रेविटी अच्छी लगती है इनके ऊपर। जो छोटे छोटे हैं, 10 माइक्रो से कम वाले पार्टिकल तो ये डस्ट की तरह फैल जाते हैं, डस्टिंग हो जाती है। तो पार्टिकल साइज जितना थोड़ा बड़ा होगा, इसीलिए तो हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। टेबलेट में हम ग्रेन्यूल क्यों बनाते हैं, क्योंकि फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ जाए। छोटे छोटे पाउडर लेंगे तो उनकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं रहेगी, तो डस्टिंग हो जाएगी पूरे अपने जहाँ टेबलेट वाला जो एरिया है उस पूरे में डस्टिंग हो जाएगी। इसके बाद वेट वेरिएशन भी आ जाता है। तो क्या पार्टिकल साइज़ थोड़ी एक अच्छी ऑप्टिमम रेंज की होनी चाहिए। तो मैंने आपको 400 से 800 बताया था माइक्रो के ग्रेन्यूल साइज़ यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद इसके अंदर छोटे छोटे फाइन पार्टिकल भी यूज़ करते हैं, ताकि वो फाइन पार्टिकल क्या करते हैं, वो फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं। अब पार्टिकल शेप, तो पार्टिकल शेप हमेशा क्या होना चाहिए, स्पेरिकल होना चाहिए। अगर पार्टिकल से टेढ़ा मेढ़ा होगा तो इसके अंदर क्या होगा, फ्लो प्रॉपर्टी इसकी अच्छी नहीं होगी, फ्रिक्शन बढ़ जाता है। बट अगर ये स्पेरिकल है तो इसकी फ्लो प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहती है, अच्छी रहती है। इसीलिए ग्रेन्यूल आपने देखा होंगे वो स्पेरिकल शेप के होते हैं। अब हम देखेंगे एंगल ऑफ रिपोज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी चेक किया जाता है अगर हम कोई पाउडर यूज़ करते हैं किसी फॉर्मुलेशन में, तो उसका एंगल ऑफ रिपोज देखा जाता है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है इसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी क्या है, एक्सीलेंट है, गुड है, फेयर है, पासेबल है, पुअर फ्लो प्रॉपर्टी है, वो सब हमें एंगल ऑफ रिपोज से पता चल जाता है। अभी एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला क्या है ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में सीधा ये भी क्वेश्चन आता है। कई बार इसकी किस रेंज पे पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी कैसी होगी उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। और एंगल ऑफ रिपोज पे तो बहुत बार क्वेश्चन आया है जीपीएट जैसे एग्जाम में, तो इसको तो आपको रट लेना है। तो हम देखेंगे एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं किसको है। देखो अगर मैं इस फनल से, आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा बी फार्मा में, अगर फनल से हम पाउडर को ऊपर से नीचे डालते हैं तो पाउडर नीचे गिरता है। तो यहाँ आपको पता है इस तरह से ये ट्राइंगल जैसा पाउडर से अरेंज हो जाता है। अगर ये ट्राइंगल की रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है इस तरह से, तो इसका मतलब क्या होगी, ऊपर वाला पाउडर जल्दी नीचे नहीं आ रहा है। तो नीचे नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसके फ्लो प्रॉपर्टी कम है। तो हमेशा याद रखना इस ट्राइंगल की हाइट जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो उस पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी हमेशा कम है। एक दूसरा केस, उस केस में क्या हो रहा है कि पाउडर जैसे आपने फनल से ऊपर से डाला नीचे, तो पाउडर इस तरह से फैल गया पूरा, मतलब उसने हाइट नहीं बढ़ाई, उसने रेडियस बढ़ा दी, अपनी आर है ना वो बढ़ गई। तो जब रेडियस बढ़ जाती है तो उस केस में क्या होगा, पाउडर ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे फैल रहा है, मतलब पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी क्या है, अच्छी है। तो जब आर ज़्यादा रहेगा, किसी पाउडर का आर ज़्यादा रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी है। किसी पाउडर में एच अगर ज़्यादा रह रहा है, हाइट ज़्यादा रह रही है, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी हमें से क्या है, कम है। अब एंगल रिपोज कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, तो देखो ये इसका बेस है, पाउडर के इस तरह से बनता है। तो यहाँ से ये जो एंगल बीच में जो बनता है ये नीचे वाला, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अगर ये एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा रहेगा तो फ्लो प्रॉपर्टी हमेशा कम रहती है। अगर ज़्यादा रहेगा इसका मतलब क्या, वो हाइट बढ़ रही है। अगर ये एंगल रिपोज बहुत कम रहेगा इस टाइप का, तो इसका मतलब क्या, हाइट थोड़ी कम है। तो हाइट कम रहेगी तो हमेशा फ्लो प्रॉपर्टी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। अब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, ये थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे। तो ये जो थीटा आपको दिख रहा है, इस थीटा को हम कैलकुलेट करते हैं इस एच से और ये आर से। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे। तो देखो फॉर्मूला है थीटा बराबर tan इनवर्स एच अपॉन आर।
इसमें जो आर है ये क्या है, रेडियस है, और ये एच क्या है, हाइट है। अब इस फॉर्मूले को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे, तो देखो अगर मैं ये आर को और ये आर दोनों कंसीडर करता हूँ तो ये क्या मिल जाएगा अपन को, डायामीटर, मतलब 2r इक्वल्स टू क्या, डायामीटर। तो यहाँ मैं नीचे डी लिख लूँगा डायामीटर, जब नीचे मैं 2 ले रहा हूँ, 2r ले रहा हूँ, तो ऊपर भी डबल हाइट लूँगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2h आ जाएगा। तो जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो इस तरह से डिफाइन किया जाता है, जब अगर हम डायामीटर लेंगे तो ऊपर 2h आ जाएगा, अगर हम सिंपल रेडियस लेंगे तो ऊपर सिंगल h आ जाएगा। तो इसका ये फॉर्मूला है। अब इसकी रेंज पूछते हैं कि अगर एंगल कितना रहेगा और तब कितनी फ्लो प्रॉपर्टी रहेगी। तो उसकी रेंज आपको याद ऐसे रखनी है कि अगर एंगल 20 से कम रह रहा है, मतलब 20 से कम रह रहा है, तो हमें से याद रखना एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी है। अगर 20 से 30 के बीच में रहता है तो गुड फ्लो प्रॉपर्टी है। अगर 30 से 40 के बीच में रहता है तो पॉसिबल है, और 40 से ऊपर रहेगा तो पुअर, 50 से ऊपर रहेगा तो वेरी वेरी पुअर, इस तरह से वेरी पुअर, फिर 60 से ऊपर रहेगा तो वेरी वेरी पुअर। तो आपको कन्फ्यूजन होगा अगर आप सारी ऐसे रेंज याद रखोगे। मैंने इसको ऐसे याद रखा है कि 20 से कम तो एक्सीलेंट, 20 और 30 के बीच में गुड फ्लो प्रॉपर्टी, 30 के 40 के बीच में पॉसिबल, अगर 40 से 50 के बीच में आ रहा है तो पुअर, फिर ऊपर 50 से ऊपर वेरी पुअर, 60 से ऊपर वेरी वेरी पुअर। यहाँ पे भी रेंज लिखी हुई है, अलग अलग बुक में अलग अलग रेंज लिखी रहती है, बट आपको एक आइडियल रेंज याद रखनी है। तो देखो आपको इससे पता चल रहा है, ये दो मैं केस बता रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल अपना ये है इस टाइप का। तो इसका थीटा कम है, थीटा कम मतलब ये हाइट कम हो रही है तभी तो आर बढ़ रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है। यहाँ हाइट ज़्यादा है मतलब ऊपर वाला पाउंडर नीचे नहीं आ रहा है, तो यहाँ थीटा भी क्या बहुत ज़्यादा है, थीटा ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी फ्लो प्रॉपर्टी क्या है, कम है। तो आपको एंगल ऑफ रिपोज पता चल गया होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट टाइप के मेथड है, एक तो फनल का मेथड है, दूसरा एक बॉक्स का मेथड रहता है, एक रोलिंग टाइप का ऐसा सिलेंडर रहता है, उसका यूज़ करके भी हम एंगल ऑफ रिपोज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनके आपको हल्के से नाम याद रखने हैं, वैसे इसके बारे में नहीं पूछते, आपको सिर्फ एंगल कितना है और कितनी फ्लो प्रॉपर्टी वो, और इसका फॉर्मूला क्या है, और ये एंगल ऑफ रिपोज क्या दिखाता है, ये किसी पाउंडर की फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, ये आपको याद रखना है। अब हम कार इंडेक्स के बारे में देखेंगे। इसी को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स या फिर कॉन्सोलिडेटेड इंडेक्स बोलते हैं। तो 3 टाइप के इसके नाम हैं। तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स है जिसको हम कार इंडेक्स बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम, डेंसिटी, कौन सी, टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी मल्टीप्लाई 100। तो इस फॉर्मूले से अपने को क्या मिलेगी, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स मिल जाएगा, मतलब कार इंडेक्स मिल जाएगा। अभी टैप डेंसिटी किसको बोलते हैं, तो देखो ये 2 सिलेंडर है, इसमें पाउंडर इस टाइप का भरा हुआ है, तो इसका आपने वॉल्यूम कैलकुलेट किया, इससे अगर आपने जो डेंसिटी निकाली तो वो निकली बल्क। फिर आपने क्या किया, इसी सिलेंडर को टैप कर दिया, जैसे किया तो इसका जो वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम जो ज़्यादा वॉल्यूम था इस टाइप का, अब टैप करने के बाद इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर इस वॉल्यूम से अगर आप जो डेंसिटी निकालोगे तो उसको बोलते हैं टैप डेंसिटी। टैप डेंसिटी हमेशा क्या रहती है, ज़्यादा रहती है डेंसिटी कंपेयर टू बल्क डेंसिटी, क्योंकि आपने जो स्पोर, जो पाउंडर के बीच में जो स्पेस था वो आपने रिलीज़ कर लिया है। अब पाउंडर की वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो मतलब डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी बराबर का m/v है। जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। तो टैप डेंसिटी हमेशा क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से अगर आप फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करोगे तो आप ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एक पार्टिकल का, एक पाउंडर का मास दे दिया, फिर उसके 2 वॉल्यूम दे दिए, एक है टैप वॉल्यूम, दूसरा दे दिया बल्क वॉल्यूम, फिर बोलेगा कि आप कैलकुलेट करो कार इंडेक्स उस पाउंडर का, तो आप कर सकते हो इजीली। अब देखो अभी इसकी रेंज दी रहती है, तो अगर इसकी रेंज 5 के 10 के बीच में रहती तो एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी है। अगर 10 से ऊपर मतलब 12 से 16 के बीच में रहेगा तो आपका क्या है, गुड फ्लो प्रॉपर्टी है। फिर 16 से ऊपर मतलब 21 के बीच में रहेगा तो फेयर है। फिर 23 से 35 के बीच में रहता है तो पुअर फ्लो प्रॉपर्टी है। फिर 35 से ऊपर जाएगा तो वेरी पुअर। जितना ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी उतना फ्लो प्रॉपर्टी हमेशा क्या कम रहती है। ये रेंज आप 1 2 बार 3 बार लिखोगे तो आपको याद रह जाएगी। एक्सीलेंट की यहाँ क्या रेंज है, यहाँ एक्सीलेंट 10 से कम होना चाहिए तभी एक्सीलेंट है। और गुड किसके लिए, तो गुड 12 से 16 के बीच में, और उसके ऊपर बाद आपको आइडिया लग जाएगा रेंज का। अब हम देखेंगे हॉर्सनर इंडेक्स के बारे में। ये जो हॉर्सनर रेशियो बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, जो भी हॉर्सनर रेशियो बोलते हैं, इंडेक्स नहीं बोलते इसको। तो हॉर्सनर रेशियो क्या है, तो ये 2 चीज़ों का रेशियो है, किसका, टैप डेंसिटी अपॉन
बल्क डेंसिटी। तो आप टेप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी का जो रेशियो निकालोगे, डिवाइड करोगे बल्क डेंसिटी को टेप डेंसिटी से, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी उसको बोलते हैं हॉसनर रेशियो। इसके बेसिस पे भी हम पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं। तो हॉसनर जो है ये क्या करता है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉइंट में रहती है, क्योंकि मल्टीप्लाई कुछ है नहीं, पॉइंट में इसकी वैल्यू आती है। तो देखो इसकी 1.2.5 आ रही है, इसका मतलब क्या, फ्लो प्रॉपर्टी इसकी काफ़ी अच्छी है, गुड फ्लो प्रॉपर्टी है। यहाँ वैल्यू पूरी इसकी लिखी हुई है, जैसे 1 से 1.1 ये क्या है, गुड फ्लो प्रॉपर्टी, इसको आप 11 मानो। 1 तो कॉमन रह रहा, पॉइंट के बाद क्या ये 11, 0 से 11 गुड एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी, सॉरी। और फिर यहाँ 12 से 18 है तो मतलब गुड फ्लो प्रॉपर्टी। यहाँ 19 से 25 हो रही है, 1 आगे कॉमन है सब में, तो आपकी क्या फेयर है। 26 से 34 तो पासेबल है। फिर पुअर है 35 से 45, जो अभी आपने जस्ट आगे कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स देखा उसी टाइप का है, बट यहाँ पॉइंट में है, इतना आपको याद रखना है। तो ये रेशियो भी आप याद रखो हमेशा। हॉसनर रेशियो है वो कितना, किस में आता है, पॉइंट में आता है, 1.00 से आता है। 1.00 से 1.11 आ गया मतलब एक्सीलेंट। फिर यहाँ 12 से पॉइंट आगे कॉमन रहेगा, 1.18 आ गया, तो आपका क्या है, गुड फ्लो प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली हॉसनर रेशियो। अगर पॉइंट में आंसर दिया है इसका मतलब क्या, हॉसनर रेशियो है। तो आपको पता चल गया एंगल ऑफ रिपोज है, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स जिसको कार इंडेक्स बोलते हैं, और हॉसनर रेशियो। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो फाइनली हमने माइक्रोमेटिक्स अच्छे से पढ़ लिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीपीएट वालों के लिए। तो उनको ये तो याद करना ही चाहिए, इनकी सारी टेबल तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन इजीली निकल जाता है। और आप मेरे वीडियो को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।